तो अभी तक हम जिस चीज़ का ज़िक्र कर रहे थे वो था टीचिंग प्रोसेस। और टीचिंग प्रोसेस के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से एक टीचर प्लान करता है, इम्प्लीमेंट करता है और एवेलुएट करता है, और एवेलुएशन के बाद फीडबैक प्रोवाइड करता है, ख़ुद भी सीखता है, बच्चों को भी करेक्ट करता है और अपने ऑब्जेक्टिव्स के करीब तर होता चला जाता है। और हमने इस तमाम सिनेरियो का ज़िक्र किया लर्निंग के साथ कि ये हम क्यों करना चाह रहे थे, टीचिंग हम क्यों करना चाह रहे थे। टीचिंग हम सिर्फ इसलिए करना चाह रहे थे, वी बिलीव कि एक टीचिंग से लर्निंग हो सकती है, और लर्निंग क्या चीज़ है उस बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट लर्निंग इज़। सो लर्निंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके नतीजे में एक बिहेवियरल चेंज जो है वो बच्चे के अंदर आती है। So it is an activity, it is defined as a change in an individual behavior caused by experiences or self activity. किसी काम को होते हुए देखते हैं तब भी आपके अंदर लर्निंग हो जाती है, या आप कोई काम करते हैं उसके नतीजे में भी आपको लर्निंग हो जाती है। जब कभी आप किसी एक्टिविटी में एंगेज हैं तो आप डायरेक्टली लर्न करते हैं और इंटेंशनली लर्न करते हैं, लेकिन अगर आप किसी एक्टिविटी के अंदर एंगेज नहीं हैं तो आप इनडायरेक्टली उस चीज़ को लर्न कर जाते हैं, और इसको अनइंटेंशनल लर्निंग भी कहते हैं। It implies that learning can only happen through the individual activity on his own doing, और can be intentional और unintentional, दोनों सूरतों में ये पॉसिबल है। अब इंटेंशनल और अनइंटेंशनल की क्या एग्जांपल है? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं अनइंटेंशनल लर्निंग क्या आती है। आप क्लासरूम में बैठे हैं और एक बच्चा बातें कर रहा था और टीचर ने उसको क्लास से बाहर निकाल दिया। नाउ व्हाट हैव यू लर्नड आउट ऑफ इट? कि आप डायरेक्टली ना तो बातें कर रहे थे, ना आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, आप तो सिर्फ साइलेंटली बैठे थे और आपने टीचर का बिहेवियर रियलाइज़ किया कि वो गुस्सा होता है अगर वो क्लास के अंदर बच्चे बातें करें तो। दिस वाज अनइंटेंशनल लर्निंग, लेकिन जो बातें कर रहा था उसने भी सीखा, जिसको क्लास से बाहर निकाला गया उसने इंटेंशनली सीखा और वो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, लेकिन आपने इनडायरेक्टली सीख लिया। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे यहाँ पेरेंट्स को बुला लिया जाता है। जब टीचर को आप बहुत ज़्यादा तंग करते हैं वो कहते हैं जी इसके पेरेंट्स को बुला लें। तो बच्चों के लिए ये भी एक थ्रेट होती है। अब इनडायरेक्टली कितने बच्चे जो हैं वो इसी खौफ से कि मेरे पेरेंट्स को ना बुला लिया जाए, वो बहुत अपने आप को ग्रूम करते हैं और पॉजिटिव अप्रोच के तहत जो है वो आगे लर्न करने की कोशिश करते हैं। सो वी रियलाइज्ड कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर चेंज आएगा बिहेवियर में। और याद रखें जब हम डोमेन्स की बात कर रहे थे तो हमने 3 डोमेन्स आइडेंटिफाई किए थे। टीचिंग भी एक लर्निंग का प्रोसेस है। तो टीचिंग के अंदर क्या मिल रहा था हमें? हमें हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ थी वो इम्प्रूव हो रही थी, बिकॉज़ वी वर लर्निंग न्यू वोकैबुलरी, बिकॉज़ हम अपने अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे थे जो हमें पहले नहीं पता, तो हम कॉग्निटिवली स्मार्ट हो गए। हमारी साइकोमोटर एबिलिटीज़, काम करने की सलाहियत बदल गई, एंड फाइनली हमारे एटीट्यूड्स बदलते चले गए। तो अफेक्टिव डोमेन हो, साइकोमोटर डोमेन हो या कॉग्निटिव डोमेन हो जिसके अंदर आपका नॉलेज इंक्रीज हुआ, तीनों चीज़ों ने इम्प्रूव किया था। और यही तो हमारी प्रजम्पशन थी कि टीचिंग से लर्निंग होती है। 2 किस्म की थ्योरीज हैं बेटे जो कि इस किस्म की लर्निंग को जस्टिफाई करती हैं। थ्योरी इज़ एन एक्सप्लेनेशन, थ्योरी एक्सप्लेनेशन होती है और एक ही चीज़ के लिए कई थ्योरीज आ सकती हैं। आज हम जिनका ज़िक्र करने जा रहे हैं वो 2 किस्म की थ्योरीज हैं कि इंसान जो है वो लर्न क्यों करता है, और इंसान के अंदर क्या ऐसी सलाहियत अल्लाह ताला ने रख दी है कि वो लर्न कर लेता है, सीख लेता है, क्या वजह क्या है। तो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए 2 थ्योरीज़ का मॉडल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बिहेवियरल है और एक कॉग्निटिव है। सो बिहेवियरल से मुराद ये है कि जब इंसान एक काम करता है या होते हुए देखता है तो वो सीख लेता है, और आदमी या तो खुद किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल जैसे कितने लोग हैं जो कि ड्राइविंग सीख लेते हैं सिर्फ ड्राइवर्स को देख देख के। अब और फिर वो ड्राइविंग करते हैं तो और अच्छे ड्राइवर बन जाते हैं। तो अब आपने देखा कि जो जितनी पुराना ड्राइवर होगा वो ज़्यादा अच्छी गाड़ी चला सकता है। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि वो बार-बार चला रहा है, बार-बार चला रहा है। सर्जन जो है वो सर्जरी उसकी बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। जैसे-जैसे वो ज़्यादा सर्जरी करेंगे, जैसे-जैसे आप ज़्यादा पेशेंट देखते चले जाएँगे, आपके अंदर और स्किल्स आते हैं। आप जितने एक्सपीरियंस टीचर्स होते जाएँगे, उतने अच्छे स्टूडेंट्स के बारे में आप जानते होंगे। और दूसरी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है जिसके अंदर इंसान अपनी वोकैबुलरी के ज़रिए, अपनी कॉग्निशन, अपनी इंटेलिजेंस के ज़रिए चीज़ों को लर्न करता है।
लिहाजा अब हम ये दोनों चीज़ों के बारे में कुछ जिक्र करते हैं। फॉर एग्जांपल बिहेवियरल लर्निंग थेरीज, ये एक ऐसी थेरी है जो कहती है कि एम्फसाइजेज ऑब्जर्वेबल बिहेवियर सच एज न्यू स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड्स व्हिच कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड। कोई भी ऐसा बिहेवियर जो देखा जा सके। मिसाल के तौर पर जब आप नॉलेज हासिल करते हैं तो हम उसको मालूम कर सकते हैं। जब आपके रवैये में तब्दीली आती है, पहले बड़ा लड़ाका था अब बहुत अच्छा हो गया, पहले इसको बहुत गुस्सा आता था अब ये ठीक हो गया, पहले ये बिल्कुल टिक के क्लास में नहीं बैठता था अब इसके अंदर रवैये में तब्दीली आ गई है, पहले ये जो है वो इसकी ड्राइंग बहुत पुअर थी अब ये इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो गई है। तो ये एक चेंज आया है। अब ये चेंज क्यों आया है? ये चेंज इसलिए आया है क्योंकि आपने कोई काम होते हुआ देखा, आपने टीचर को डायग्राम बनाते हुए देखा, आपने टीचर को स्टेंसिल का इस्तेमाल करते हुए देखा, तो आपको भी वो चीज़ आ गई जो पहले नहीं आती थी। पहले आपको 10 मुल्कों के नाम नहीं आते थे, अब आपको आते हैं। पहले आप टिक के नहीं बैठते थे, लेकिन अब आप टिक के बैठना शुरू हो गए क्योंकि आपने इधर-उधर देखा, सारे बच्चे आराम से बैठे होते हैं, आप हिलते-जुलते रहते हो, तो आपको समझ आ जाती है, ओहो! ये मुझे ऐसे नहीं करना था। जब आप स्कूल में देखते हैं कि दूसरों बच्चों के कपड़े तो बहुत साफ होते हैं, मेरे बहुत गंदे हैं, तो आप मम्मा को कहते हैं, मम्मा मेरे कपड़े साफ कर दें, ठीक है? मम्मा मुझे टिश्यू दे दें, मैंने नोज़ ही साफ करनी है अपनी। लिहाज़ा ये सारे के सारे आपके एटीट्यूड हैं। कैसे हुआ? जब आपने लोगों को देखा, तो आपके अंदर ये बिहेवियरल चेंजेज़ जो हैं वो आती चली जा रही हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, नॉलेज हो या एटीट्यूड हो या स्किल्स हों, ये मेजरेबल हैं। मेजरेबल, हम इनको मेजर कर सकते हैं। बिहेवियर्स को मेजर किया जा सकता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कितना शदीद गुस्सा आता है, वी कैन मेजर इट, हम इसको मेजर कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपका एक्साइटमेंट लेवल भी हम मेजर कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ग्रूमिंग कैसी हो गई है। तो ग्रूमिंग में हम देखेंगे आपके बाल कटे हुए हैं, नाखून कटे हुए हैं, कपड़े साफ़ हैं, टाई लगाई हुई है, शूज़ पॉलिश हैं, सॉक्स अच्छी हैं। लिहाजा हम इस चीज़ को, आपकी ग्रूमिंग को भी मेजर कर सकते हैं। तो ये वो बिहेवियर्स हैं जिनको कि मेजरेबल हैं और हम मेजर कर सकते हैं। अगर बच्चे का बिहेवियर बदल जाए तो समझो कि वो सीख गया। अब कल वाली बात याद रखें ना, मैंने कल भी आपसे ज़िक्र किया था, एजुकेशन फॉर ऑल, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड। ये दोनों फिलॉसफीज़ कितनी खूबसूरत थी। बिकॉज़ हर बच्चे के अंदर एक ऑब्जर्वेबल चेंज आती है जब वो किसी भी एक सोशल फिनोमेना के अंदर जाता है। तो मैं अब आपको यूँ समझाऊँ कि एजुकेशन में भी ऐसा ही है। एजुकेशन में हम आपको नॉलेज देते हैं, हम आपको नई स्किल साइकोमोटर्स देते हैं, हम आपको एटीट्यूड्स, आपके अफेक्टिव डोमेन पे काम करते हैं और फिर हम इनको मेजर भी कर सकते हैं कि आप में कितनी तब्दीली आई है। सो बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी जो है वो इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। जो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है बेटे, उसके अंदर क्या आता है? इट इज़ कंसर्न्ड विद ह्यूमन लर्निंग इन व्हिच अनऑब्जर्वेबल मेंटल प्रोसेस आर यूज्ड टू लर्न एंड रिमेंबर न्यू इन्फॉर्मेशन और एक्वायर्ड स्किल। अब इसके अंदर कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर क्या होता है कि एक वो वाली चीज़ जिसको आपने देखा नहीं है, लेकिन आप अपने मेंटल प्रोसेस यानी कि अपने ज़हनी सलाहियत के मुताबिक आप चीज़ों को याद रखते हैं और उनसे उनका फ़ायदा उठाते हैं। और इसके अंदर होता क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको कल भी एक एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि हमने तो आपको ट्राईसाइकिल सिखाई थी। फिर आपको बाईसाइकिल जब सिखा दी गई तो आपका वो जो बाईसाइकिल को बैलेंस करने का तरीकाकार था, वही तरीका आप अपने मोटरसाइकिल पे अप्लाई करते हो। ठीक है? सो हम आपको ड्राइविंग तो हो सकता है किसी ने सुज़ुकी पे सिखाई हो, सुज़ुकी कार पे सिखाई हो या ट्रैक्टर पे आपने ड्राइविंग सीखी हो, लेकिन ग्रेजुअली आप उसी लर्निंग को, उसी कॉग्निशन को लेकर फिर आप मर्सिडीज़ भी चला रहे हो और फिर आप कोई रेसिंग कार भी चला रहे हो। इन दोनों सूरतों के अंदर वी रियलाइज़्ड कि देयर वाज़ समथिंग, आपने कभी किसी को बाइक जो है क्या नाम है, किसी किसी को रेसिंग कार चलाते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन ये कि जब आप उसके अंदर बैठेंगे तो आपकी प्रीवियस लर्निंग जो है वो आपके काम आई और आप कॉग्निटिवली अपने जहन के मुताबिक उसको इम्प्रूव उसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपकी कॉग्निटिव सलाहियत थी। सो रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू कॉग्निटिव मॉडल्स, और इन थियरीज को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ कॉग्निटिव मॉडल्स का एक्सप्लेन किया गया। वी विल डिस्कस देम शॉर्टली। तो कॉग्निटिव लर्निंग के लिए 3 मॉडल्स जो हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। बिहेवियरल वाज सिंपल बिकॉज उसके अंदर एक काम होता हुआ हमें नज़र आ जाता था
और दूसरा ये कि वो बच्चा जब किसी को देखता था तो फिर उसको कॉपी करता था, और कॉपी करने के नतीजे में उसकी रीइंफोर्समेंट होती थी, कभी उसको शाबाश मिलती थी, कभी स्टार मिलता था, और कभी उसको सज़ा मिलती थी, या उसको टीचर ज़ीरो ग्रेड करता था। तो बच्चे की रीइंफोर्समेंट होती चली जाती थी और बच्चा सीखता चला जाता है कि ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो कॉग्निटिव लर्निंग है, इसको समझने के लिए वी हैव टू discover and find out some more links to it. For example, यहाँ पर you can see on the slide के ब्रूनर ने, ऑजुबल ने और गैगनी ने कुछ 3 थेरीज आपके सामने रखी हैं, जिनको समझते हैं और समझते हैं कि कॉग्निटिव लर्निंग थेरी क्या चीज़ है। फिर फर्स्ट वन इज डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग से क्या मुराद है? डिस्कवरी लर्निंग से ये मुराद है जी कि इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन डिस्कवरी ऑफ एनवायरनमेंट। डिस्कवरी जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि बच्चा खुद ही सीख लेता है, बच्चा खुद ही सीख लेता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आप चीनी के शौकीन थे, तो आप घर में ढूंढ रहे थे चीनी कहाँ पड़ी है, कहाँ पड़ी है, कहाँ पड़ी है। तो चीनी के मिलने से पहले आपको पता चला कि दराज में टॉफियाँ भी पड़ी हैं। तो ये आपकी डिस्कवरी लर्निंग हो गई। आपको किसी ने बताया नहीं था, आपने किसी को वहाँ से टॉफियाँ निकालते नहीं देखा था, लेकिन लेने कुछ और गए थे, और सम हाउ यू स्टेप्ड ऑन समथिंग जो कि और भी आपको पसंद थी। तो ये आपकी लर्निंग होगा। अब फ़ौरन आप टॉफ़ियों के लिए ना, चीनी से पहले आप टॉफ़ियाँ तलाश करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको वो ज़्यादा कन्वीनियंटली नज़र आ गई थी और ये आपकी लर्निंग का हिस्सा बन गई। ये डिस्कवरी की आपने। लर्नर्स, उसकी वजह क्या है, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि लर्नर्स कोई भी हों, वो क्यूरियस होते हैं। क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट्स के अंदर क्यूरोसिटी ना हो तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो स्टूडेंट्स को अपने अंदर क्यूरोसिटी पैदा करनी चाहिए कि आज हमने ये पढ़ा है तो कल क्या पढ़ेंगे, परसों क्या पढ़ेंगे, फिर हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। क्यूरोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दस दे कैन बी सेल्फ मोटिवेटेड, और जिस शख्स में क्यूरोसिटी होगी उसको कुछ धिक्का लगाने की जरूरत नहीं, वो मोटिवेट हो जाएगा, वो खुद ही मोटिवेटेड हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हम अपना बच्चा पैदा हमारे बच्चे पैदा होते हैं ना, तो हम कहते हैं कि उन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, पायलट बनना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनके अंदर क्यूरोसिटी पैदा करती हैं, और क्यूरोसिटी जब पैदा हो जाती है तो फिर वो खुद ही अपने रास्ते की तलाश के लिए आगे आगे। तो ये सारी की सारी डिस्कवरी लर्निंग का एलिमेंट्स हैं। तो क्यूरोसिटी होगी तो आपको डिस्कवरी होगी, अगर क्यूरोसिटी नहीं है तो आप डिस्कवर नहीं कर पाएंगे। Gave rise to the emerging theory of constructivism and self-learning. Learning is flexible, exploratory and independent. यहाँ पर ये बात याद रखनी है आपने कि कंस्ट्रक्टिविस्ट की भी यही अप्रोच थी। ये भी एक फिलॉसफी है, एजुकेशनल फिलॉसफी, जिसके अंदर इंसान अपने लर्निंग के ऊपर कंस्ट्रक्ट करता चला जाता है और अपने आप को सेल्फ एंगेजमेंट के अंदर वो सेल्फ लर्निंग के ज़रिए आगे की तरफ बढ़ता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये बात भी याद रखनी है कि ये तरीका तालीम या लर्निंग का ये वाला तरीका जो है ये फ्लेक्सिबल है, ये शेड्यूल के मातहत नहीं है, एक्सप्लोरेटरी, और इसके अंदर गुंजाइश मौजूद होनी चाहिए कि आप एक्सप्लोर कर सकें। ये नहीं कि क्लास में हिलना नहीं है, लेकिन अगर आप उनको एक्सप्लोर करने देंगे तो बच्चे खुद से सीख लेंगे। एंड इंडिपेंडेंट, और ये इंडिपेंडेंट है, इसके अंदर उसको मदद की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यूँ एग्जांपल देता हूँ कि आप एक बावर्ची खाने में एक नई जो है वो कुकिंग वाली रख लें, और अभी आपने उसको कुछ आप उसको बताते रहें कि जी मिर्चें उधर है, नमक उधर है, फलानी चीज़ उधर है, फलानी चीज़ उधर है, देचका इधर है। द टीचर, द आया दैट यू जस्ट हायर्ड, उसको ये बातें याद करने में मुश्किल होगी। तो आप उससे कहें कि आप ऐसे करो, ये 2 दिन मैं पकाती हूँ, मेरे साथ खड़ी हो जाओ। और वो जब खड़ी होगी आपके साथ, तो अब वो सीख रही है आपकी ऑब्जर्वेशन से। जब उसने आपके साथ काम किया तो उसने आपको ऑब्जर्व किया, और ये कॉग्निटिवली नहीं किया, बल्कि उसने कैसे किया, उसने लर्न किया, एक बिहेवियर अडॉप्ट किया आपको देख देख के। ये तो बिहेवियर थ्योरी हो गई। लेकिन अगर आप उस खातून को कहेंगे कि मैं जा रही हूँ कमरे में और आपने ये खाना पका के लेना है, अब वो खुद ढूंढेगी। जब वो खुद ढूंढेगी तो वो उसकी डिस्कवरी लर्निंग हो जाएगी, और वो उस चीज़ को अच्छे तरीके से रिटेन कर पाएगी। स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसे ही किया जा सकता है कि बजाय ये कि आप हर चीज़ बच्चे को बताते रहें, बच्चे से कहें गो एंड फाइंड इट इन योर बुक। आप अपनी किताब में देखें, जाएं, मुझे
ये वाला वर्ड ढूंढ के, इंसाइक्लोपीडिया का लफ्ज अपने चैप्टर में ढूंढ के आए। अब बच्चा पूरा चैप्टर खंगालेगा एक एक लाइन उसमें, जब वो ढूंढ तो इंसाइक्लोपीडिया का वर्ड हो रहा होगा, लेकिन साथ ही उसको पता चल जाएगा कि एक लफ्ज कैटरपिलर भी लिखा था, एक लफ्ज बुक वॉर्म भी लिखा था, एक लफ्ज फ्रेंच भी था, लिहाजा ये उसकी डिस्कवरी लर्निंग होगी। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है इसके ज़रिए, लेकिन इसके अंदर होगा क्या कि ये फ्लेक्सिबल तरीका है, बच्चा एक्सप्लोर करता है और इंडिपेंडेंट बच्चा खुद से ये सारे काम करता है। तो ये डिस्कवरी लर्निंग था। दूसरी थी रिसेप्शन लर्निंग। दो लर्नर्स आर इन हैंड, लर्नर्स जो है, रिसेप्शन थ्योरी ये कहती है कि बच्चे क्यूरियस तो होते हैं, सारे ही बच्चे क्यूरियस होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि उनके लिए कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन हो। अगर बच्चों को एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं होगी तो वो लर्न नहीं करेंगे। और इसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी रिसेप्शन थ्योरी के अंदर, कि बच्चों को पहले से कुछ आना चाहिए, तब वो कुछ नई चीज़ लर्न करेंगे। यानी प्रीवियस लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके नए नॉलेज को गेन करने के लिए। अब ये दोनों बातें रिसेप्शन थ्योरी की बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली उसने ये बात बताई कि बच्चे तो कोहेरेंटली या इसमें इनहेरेंटली जो है वो क्यूरियस तो होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ उन्होंने तलाश करनी है और कि कहाँ से तलाश करनी है। यानी कि कोई एक्सटर्नल सोर्स उनको लाजमी चाहिए जो उनको गाइड या मेंटोर के तौर पर बता देगा कि आपको फलानी चीज़ का जवाब फलानी किताब में मिलेगा। देखो ना, अगर आपको मैं जवाब नहीं बताता, सिर्फ ये बताता हूँ कि फलानी किताब खोल लें, उसमें किसी जगह पे जवाब है, तो आपके लिए आसान हो गया। और अगर आपको मैं ये भी ना बताऊँ तो आप पता नहीं कितनी किताबें खोलेंगे और आपको जवाब ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने आपका टाइम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये तो टीचर के ज़िम्मे एक टाइम भी तो है ना, उसने एक टाइम गिवन एक्टिविटी के अंदर गिवन टाइम के अंदर एक एक्टिविटी को फिनिश ऑफ करना होता है। तो लिहाजा ये जो रिसेप्शन थेरीज हैं ये भी इसी चीज़ का इंडिकेटर है कि प्रायर लर्निंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पहले से रीडिंग नहीं आती तो आप लफ्ज़ इंसाइक्लोपीडिया कहाँ से सीखेंगे, कहाँ से ढूंढेंगे उस लेसन के अंदर। सो ऑल वी नीड टू से इज़ कि रिसेप्शन थ्योरी के बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इनको भी जहन में रखिए। मैंने आपके साथ दो थेरीज का जिक्र किया, डिस्कवरी का भी और रिसेप्शन थेरीज का। मैंने एक चीज़ आपके लिए छोड़ दी, वो आप लोगों ने मुझे पढ़ाना है, एंड दैट इज़ द रॉबर्ट गैगने का जो मॉडल था इवेंट्स ऑफ लर्निंग। प्लीज़ ट्राई टू फाइंड आउट एंड गेट मी योर आंसर्स। दो चीज़ें मैंने आपको बताई, तीसरी इसी डिस्कवरी लर्निंग के ज़रिए गो एंड फाइंड इट आउट कि ये चीज़ कहाँ है। लेट्स मूव ऑन टू सम मोर थिंग्स। क्लासरूम के अंदर जब एक टीचर इंगेज करता है अपने क्लास के साथ, तो उसके नतीजे में चंद चीज़ें जो हैं वो बड़ी सामने वाज़े होके आती हैं, और जिनको कि हम फेजेस की सूरत में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं या टीचिंग लर्निंग के दौरान कौन कौन सी फेजेस आती हैं, इनको एक अच्छे तरीके से चॉक आउट किया गया इस डायग्राम, इस प्रेजेंटेशन के अंदर। आई होप यू कैन सी इट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन्स। तो लर्निंग के जो इवेंट्स हैं, लर्निंग के दौरान कौन कौन से काम होते हैं, क्लासरूम के अंदर जो लर्निंग है उसके अंदर कौन कौन से काम होते हैं। सबसे पहली स्टेज होती है मोटिवेशनल फेज। अगर ये वाली फेज नहीं होगी लर्नर्स के अंदर तो उनकी लर्निंग रिवॉर्डिंग नहीं हो। लिहाजा द लर्नर मस्ट बी मोटिवेटेड टू लर्न बाय एक्सपेक्टेशन दैट लर्निंग विल बी रिवॉर्डिंग। लर्नर अपने सामने मकसद रखता है, जैसे आप लोग बैठे हैं कि आपको डिग्री मिलनी है जी, और इसलिए हम ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो यू हैव अ मोटिवेशन बिहाइंड इट। जिसने इंजीनियर बनना है वो इंजीनियरिंग की क्लासेस लेता है, जिसने पायलट बनना है वो एरोनॉटिक्स की क्लासेस में जाता है, और बिल्कुल इसी तरीके से जिसने फौजी बनना है तो वो इस एकेडमी, मिलिट्री एकेडमी की तरफ जो है वो राग़िब हो जाता है। लिहाजा मोटिवेशन जो है वो प्राइमरी सोर्स है जो किसी भी लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2, एप्रीहेंशन या एप्रीहेंडिंग फेज। लर्नर स्टैंड्स और पे अटेंशन टू लर्निंग हैज़ टू टेक प्लेस। अब खाली मोटिवेशन नहीं चाहिए थी आपको, बल्कि आपको वहाँ पर मौजूद भी होना है जहाँ पर के लर्निंग होनी है। इसको कहते हैं एप्रीहेंडिंग फेज, कि आप अप्रीहेंड करते हैं, वसूल करते हैं। क्या वसूल करते हैं? उस जगह पर अटेंशन दे के वसूल करते हैं जो कुछ वहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। Third thing is acquisition. While learners is paying attention, the stage is set in the information presented.
अब तीसरी स्टेज, जब आप ज़हनी तौर पे तैयार थे और मौजूद थे जिस जगह लर्निंग होती है, तो अब आप चीज़ों को एक्वायर करना शुरू कर देते हैं। अपनी अटेंशन दे के आपको चीज़ें जो है वसूल होना शुरू हो जाती हैं। टीचर की इन्फॉर्मेशन, टीचर की लर्निंग जो है, जो वो लर्निंग करवा रहा है वो आप तक वसूल होना शुरू हो गई। चौथी स्टेज थी रिटेंशन फेज़। अब आप रिटेन करते हैं इन्फॉर्मेशन को, और रिटेन कैसे करते हैं कि आप कोई जो इन्फॉर्मेशन जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में थी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रही है। फॉर एग्जांपल, आप लोग मोटिवेटेड थे मास्टर्स करने के लिए, आपने दाखिला लिया, फिर आप इस क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, एप्रीहेंड कर रहे हैं जो आप इस लर्निंग की जो इन्वायरमेंट है इसमें आप अटेंटिवली बैठे हुए हैं। साथ ही आप अगर मेरी बात को गौर से सुन रहे हैं तो आप एक्विजिशन फेज के अंदर इस वक्त हैं, आप एक्वायर कर रहे हैं नॉलेज को। इसके बाद एक रिटेंशन फेज होगी। रिटेंशन फेज के अंदर ये होता है, एक्विजिशन फेज के अंदर मैं डायरेक्टली आपका लेक्चर ले रहा हूँ, मैं आपको रिटेन नहीं करवा रहा। अभी अभी ये रिटेंशन आपकी बाद में होनी है। अभी तो आप सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी से मेरी बातें जो है हम सुन रहे हैं, और मेरे बाद दूसरे टीचर और फिर तीसरे और फिर चौथे टीचर की सुनेंगे। लेकिन रिटेंशन फेज के अंदर ये है कि आप अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं। और ये कैसे होगा? जब आप इन्हीं लेक्चर्स को दोबारा सुनेंगे या रिवाइज करेंगे, तो दोनों सूरतों में आपकी रिटेंशन हो जाएगी। तो ये लर्निंग इसी सूरत में बेटे, लर्निंग का ये सीक्वेंस है, इसको याद रख लीजिए। इसमें से कोई भी चीज़ अगर मिसिंग है, आप मोटिवेटेड नहीं है, अवेलेबल नहीं है, सुन नहीं रहे, अवेलेबल तो है लेकिन मेरी बात सुन नहीं रहे, मेरी बात सुन तो रहे हैं लेकिन उसको याद नहीं रख रहे, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इंटरलिंक्ड है और आपकी लर्निंग के ऊपर असरअंदाज होंगी। एक और स्टेज है जिसको कहते हैं रिकॉल फेज। अब आप रिकलेक्ट करते हैं पुरानी तमाम बातों को जो आपने लर्न की हुई हैं, उनको आप रिकलेक्ट करते हैं, दोबारा से हाजिर करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई थी। लॉन्ग टर्म से आप उनको शॉर्ट टर्म में दोबारा लेकर आते हैं और लिखते हैं या बताते हैं। ठीक है। इसके बाद एक स्टेज है जनरलाइजेशन फेज। जनरलाइजेशन फेज एक ऐसी फेज है जिसमें आप जो सीखी हुई इंफॉर्मेशन है उसको अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ सिचुएशंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसको अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको हमने सिखाया था कि प्रेशर जो है वो वॉल्यूम को बढ़ा देता है। याद है आपको? हमने आपको चार्ल्स लॉ के अंदर पढ़ाया था कि सर ये कम कर देता है। अम, मैं आपसे क्या बात कर रहा था कि सर यू वर टॉकिंग अबाउट प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशन। ओके बेटे, आप बीच में इंटरप्ट ना किया करें। ओके, तो प्रेशर और वॉल्यूम रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही थी। तो आपको बताया था कि प्रेशर जब बढ़ता है, जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है। यस, यू आर राइट। जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है, और इसी तरीके से जब प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। तो अब ज़रा गौर कीजिए कि इसको अगर हम अप्लाई करें, इसको अगर हम अप्लाई करें इन टर्म्स ऑफ साइंस, तो यू विल रियलाइज़ के जब हम इसके अंदर साइकिल की ट्यूब के अंदर हवा भरते हैं, प्रेशर इज, हाँ, जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर आपको याद हो कि जब हम जिक्र कर रहे थे एक वेट का, जब किसी चीज़ के ऊपर वेट डाला जाता है, प्रेशर बढ़ाया जाता है, तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। और जब आप अपना वेट कम करेंगे, यानी कि प्रेशर कम करेंगे, तो उस चीज़ का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी छोटी सी बॉल ले लें अपने हाथ में, उसका वॉल्यूम नोट कर लें। अब आप उसको हाथ से दबाएं तो उसका साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा, और बिल्कुल इसी तरीके से जब अपने हाथ का प्रेशर आप हटाएंगे तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। लिहाजा ऑल आई मीन टू से कि ये एक जनरलाइजेशन की फेज़ थी, और जो आपने वो 9वीं 10वीं में चीज़ पढ़ी थी उसको जब आपने अप्लाई करके देखा तो ये जनरलाइजेशन होगी। एंड फाइनली देयर इज अ स्टेज जिसके अंदर फीडबैक स्टेज है। स्टूडेंट मस्ट रिसीव फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस। स्टूडेंट्स को फीडबैक अगर मिलता रहे तब वो अपने आप को करेक्ट करते रहते हैं। अब कितना ही अच्छा होता ना कि हमारे एग्ज़ाम्स ना होते, कितना ही अच्छा होता ना कि हमारे ना मिड टर्म होते ना फाइनल टर्म होते, कितना अच्छा होता हम सुनते और दूसरी तरफ से उसको भुला देते। तो ये हम चाहते हैं कि आप हमें भी बताएं कि आपने क्या सीखा। उससे हमें ये पता लगता है कि हाउ सक्सेसफुल वी हैड बीन, हम कितने सक्सेसफुल रहे, हम कितने सक्सेसफुल थे, और आपकी कितनी लर्निंग हुई। इससे आपको भी फीडबैक मिलेगी और मुझे भी फीडबैक मिलेगी। लिहाजा ये फीडबैक की फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटे, आप अगर इन्हीं दो स्लाइड्स को गौर से देखें तो यू विल रियलाइज़ कि मोटिवेशन से लेकर फीडबैक तक ये एक पूरे की पूरी एक कंटिन्यूड एक्टिविटी है।
और वाइल वी आर इन द क्लासरूम वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे स्टूडेंट्स और हमारी ऑडियंस जो है वो इन्हीं तमाम चीज़ों को फॉलो करे। इसी के नतीजे में एक लर्निंग होगी, एक बिहेवियरल चेंज आएगी, जो कि आपको कॉग्निटिव लेवल पर, जो कि आपको साइकोमोटर लेवल पर, और जो कि आपको एटीट्यूडनल या आपकी अफेक्टिव डोमेन को रीइंफोर्स करती है। यहाँ पर एक दो चीज़ें और देख लीजिए। ये जो फीडबैक का सिस्टम था, ये जो फीडबैक के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ असेसमेंट्स करते हैं। अब असेसमेंट्स जो हैं वो दो किस्म की होती हैं। एक असेसमेंट वो होती है जिसको कहते हैं सम्मेटिव एवेलुएशन, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। सम्मेटिव एवेलुएशन वो एवेलुएशन है जो सम अप करती है, इट कंक्लूड्स, इट इज समिंग अप। तो समिंग अप से क्या मुराद है? कि समिंग अप से मुराद है कि किसी भी इंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के एंड में, जैसे कि आपके मिड टर्म है और फाइनल टर्म है, ये समेटिव एवेलुएशन है। इसके अंदर एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी हम आपको देखते हैं कि आपके अंदर कितनी लर्निंग हुई, और ये लर्निंग हमें इंडिकेट करती है कि हाउ हैव यू परफॉर्म्ड, हाउ हैव यू लर्नड ड्यूरिंग द एंटायर एपिसोड ऑफ दिस सेमेस्टर, या इसके मिड टर्म तक आपने क्या कुछ सीखा था। इसको कहते हैं समेटिव असेसमेंट। ये एक ऐसी असेसमेंट है जो कि आपको एक क्रेडिबिलिटी, एक स्कोर देती है, जिसके नतीजे में हम आपको जज कर सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट की लर्निंग ज़्यादा है, कौन से स्टूडेंट की लर्निंग कम है। तो ये जो आपको ग्रेड्स मिलते हैं बेसिकली ये एक इंडिकेटर है कि किसकी लर्निंग, किस नौइयत की लर्निंग हुई और कितनी लर्निंग हुई, यानी कि हमने आपकी लर्निंग को मैयर किया। तो लर्निंग को मैयर करने का वक्त अगर मिड टर्म्स की सूरत में है या फाइनल टर्म्स की सूरत में है तो हम समेटिव एवेलुएशन कर रहे हैं। जबकि जो दूसरी चीज़ है वो है फॉर्मेटिव एवेलुएशन, और फॉर्मेटिव एवेलुएशन में क्या होता है कि ये फॉर्म करती है, इन्फॉर्म करती है। ये क्या करती है? ये इन्फॉर्म करती है किसको? टीचर को, कि स्टूडेंट ने क्या कुछ हासिल कर लिया। मिसाल के तौर पर क्लास के दौरान ही जब मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ कि जी इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो आप क्लास के दौरान ही मुझे जवाब दे देते हैं। जब आप मुझे जवाब देते हैं तो मुझे पता चलता है कि ओके, इस स्टूडेंट को ये बात समझ आई है या नहीं आई है, क्या मुझे अपने पढ़ाने के अंदाज को बदलाना है, क्या मुझे नई एग्जाम्पल्स देनी है, डू आई हैव टू आस्क देम मोर क्वेश्चंस अबाउट इट। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव किस्म की एवेलुएशन, जो पीछे समेटिव वाली थी वो फॉर्मल एवेलुएशन है, ये जो है वो इनफॉर्मल एवेलुएशन है, और ये सिर्फ इन्फॉर्म करती है स्टूडेंट्स को, जिसकी मदद से टीचर अपने टीचिंग स्टाइल्स को, अपने टीचिंग के जो तरीक़ाकार हैं उनको इम्प्रूव कर सकता है, ताकि लर्निंग जो है उनकी इम्प्रूव हो सके। फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर होता है क्या है? हेल्प स्टूडेंट आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। स्टूडेंट जब सही जवाब देता है क्लासरूम के अंदर तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वो अपने आप को स्ट्रांग महसूस करना शुरू कर देता है, और उसका बिहेवियर और पॉजिटिव हो जाता है टुवर्ड्स लर्निंग। और नंबर 2, हेल्प फैकल्टी रिकॉग्नाइज वेयर स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग, और जो टीचर्स हैं उनके लिए ये ऐसे मदद करता है कि हमें पता चल जाता है कि कौन से स्टूडेंट जो है वो किस एरिया के अंदर वीक या स्ट्रॉन्गर है। तो हमारे लिए ये दोनों किस्म की असेसमेंट जो है वो बड़ी बामानी हो जाती हैं। सो all in all, what we learned today was about different theories of learning, और इन लर्निंग की जो theories हैं इसमें हमने ये आइडेंटिफाई किया कि एक स्टूडेंट जो है वो सीख सकता है इफ़ ही फॉलो सर्टन लर्निंग मॉडल्स, और वो दोनों जो थे वो एक तो हमने पढ़ा जिसका नाम कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी था, और दूसरे का नाम बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी था। अब क्लासरूम के अंदर ये दोनों अप्लाई होते हैं, और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में ये मुख्तलिफ तरीके अडॉप्ट कर सकता है टीचर। ये टीचर की अपनी विश है कि वो किस तरीके से अपने लेसन को प्लान करता है और किस लर्निंग मॉडल से अपनी उस चीज़ को सिखाना चाहता है अपने स्टूडेंट्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एग्ज़ाम्पल दी जाए तो साइंस पढ़ाने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा पढ़ाने से, क्या नाम है उसका, उर्दू पढ़ाने से। या एक डॉक्टर है, अब उसको हम तजर्बा करने के लिए तो नहीं दे सकते कि लो जी ऑपरेशन करो, देखो दिल कहाँ है, देखो फेफड़े कहाँ हैं। यू कांट डू इट। बल्कि आप उसको क्या करेंगे, आप उससे कहेंगे व्हाई डोंट यू ऑब्जर्व, पहले आप किसी सीनियर डॉक्टर के साथ 1-2 साल लगाओ, देखो वो कैसे सर्जरी करता है, वो क्या करता है, ताकि आपको पता चल जाए। क्योंकि ये डिस्कवरी मॉडल से हम नहीं करना चाहते, ये इसकी सेंसिटिविटी है इस एरिया के अंदर, लिहाजा कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर आप बिहेवियर मॉडल को अप्लाई करते हैं। सो विद दिस आई कंक्लूड टुडेज लेक्चर। बेटे अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे प्लीज़ आस्क।